आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो गणित शिक्षण से रिलेटेड जो है रीड लेवल 1 और लेवल 2 की जो थ्योरी वाली यूनिट जो है 5 और 6 नंबर, वो अपने पहले 2 वीडियो में जो है वो अपने पूरी कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे गणित शिक्षण की विधियों की। अब देखो, गणित शिक्षण की बात करें तो गणित शिक्षण के लिए पहले तो अपने ये क्लियर हो कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। अब कौन से स्तर पर? तो सर्वोत्तम विधि कौन से स्तर की बात हो रही है? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया कक्षा 1 से 5 तक, चाहे अपने ये कह दें कि L1 के जो टीचर्स हैं। अब कक्षा 1 से 5 तक की जब अपने शिक्षण करवाना है गणित शिक्षण का, तो सबसे बेस्ट विधि जो है वो कौन सी विधि मानी जाती है? तो खेल विधि जो है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी विधि है? खेल विधि। यदि अपने से ये कह दे उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, या अपने कहते हैं कक्षा कहाँ से कहाँ तक? 6 से 8 तक, या L2 के लिए, या अपने ऐसे कहते हैं कि बड़ी कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो है निगमन विधि। देखो, यदि अपने पूछे प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी जाती है? खेल विधि। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, यानी L2 की बात करें, या बड़ी कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विधि की बात करें, तो कौन सी विधि है? निगमन विधि। उसके बाद में यदि अपने से ये कह दे कि जैसे रेखा गणित है, और रेखा गणित में अपने क्या सिखा रहे हैं? ज्यामितीय आकृतियों की रचना, अब जैसे ज्यामितीय आकृतियों की रचना पढ़ानी है कहाँ? रेखा गणित में। तो कौन सी विधि जो है सबसे बेस्ट रहेगी? तो सबसे बेस्ट विधि जो है वो क्या रहती है? विश्लेषण विधि। क्योंकि जिस दिन अपने करवाते हैं तो पहले बच्चों को 2 या 4 दिन पहले ये कह देते हैं कि इस दिन अपने ये क्या करेंगे? ज्यामितीय आकृतियों की रचना करेंगे, इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो आप अपना साथ लाने। फिर वो जब लाते हैं तब अपने उसको ऐसे समझाते हैं कि पहले ऐसे क्या करो, लाइन खींचो, तो सभी वो लाइन खींचते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि डी यहाँ इस तरह से व्यवस्थित करो और 50 डिग्री का कोण ऐसे लाइन बना दो 50 डिग्री पर, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। बी ए सी, ये जो कोण बन गया, तो ये कोण बन गया ए बी और सी। कितने डिग्री बन गया? जितने डिग्री उन्होंने बनाया। अब देखो इसको कैसे सिखाया? पहले एक लाइन लगवाई, फिर डी यहाँ रखवाई, फिर 50 डिग्री पर पॉइंट लगवाया, फिर बी को सी से मिलाया, फिर ये कोण चिन्हित किया, यहाँ जितने डिग्री का मान भरा, फिर ये कोण का नाम सिखाया। यानी हर चीज़ को क्या किया? अलग अलग पार्ट में बांट के करवाया। तो इस तरह से अपने क्या सिखाइए? कोण की रचना करनी। तो ये कोण की रचना जो है वो भी क्या एक ज्यामितीय आकृति है, और ज्यामितीय आकृतियों की रचना जो है वो रेखा गणित के पार्ट में आता है। और कौन सी विधि से पढ़ाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा? तो विश्लेषण विधि से पढ़ाना जो है वो क्या रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ थोड़ी लाइन समझने वाली है। ज्यामितीय आकृतियों की रचना, एक अपने से ये कह दे ज्यामितीय आकृतियों का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जब देखो अपने से आयतन और क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले अपने उसको नियम बताते हैं। तो नियम बता के उसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो कौन सी विधि बढ़िया रहती है? तो निगमन विधि जो है वो क्या रहती है? बेस्ट रहती है। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले बीज गणित पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? तो समीकरण विधि या सूत्रीकरण। कौन सी विधि? समीकरण या फिर सूत्रीकरण विधि। देखो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
खेल विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सी है? निगमन विधि। रेखा गणितीय के लिए कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि। ज्यामितीय आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है तो निगमन विधि। बीज गणित की बात करें तो समीकरण या सूत्रीकरण विधि। इसके अलावा जैसे अपने को ये कह दी, नवीन समस्या को स्वयं हल करने की सर्वोत्तम विधि। तो कोई नवीन समस्या आ गई उसको खुद सोल्व करेगा तो कौन सी विधि बेस्ट रहती है? तो आगमन विधि जो है वो उसके लिए क्या रहती है? बेस्ट रहती है। किसी नवीन समस्या को वो क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। उसके बाद में यदि अपने से कह दे सर्वाधिक खर्चीली विधि, सर्वाधिक खर्चीली विधि। अब सर्वाधिक खर्चीली विधि जो है वो कौन सी है? तो प्रोजेक्ट या फिर प्रायोजना विधि। कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि जो है वो सबसे क्या है? खर्चीली विधि है। देखो उसके बाद में जैसे गणित शिक्षण की विधियों की बात करें, गणित शिक्षण की बात करें तो गणित शिक्षण जो है वो आगमन और निगमन विधियों का ही सार है, विधियों का सार है। यानी मुख्य जो विधियां हैं गणित शिक्षण में वो कौन कौन सी हैं? तो आगमन और निगमन है। अब देखो प्राथमिक स्तर की बात करें तो खेल विधि, उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो निगमन, ज्यामितीय आकृतियों की रचना की बात करें तो विश्लेषण, ज्यामितीय आकृतियों का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो निगमन, बीजगणित की बात करें तो समीकरण या सूत्रीकरण, सर्वाधिक खर्चीली की बात करें तो प्रोजेक्ट या प्रायोजना, और नवीन समस्या को स्वयं हल करने की बात करें तो आगमन विधि। एक बार यहाँ आप थोड़ा रिपीट करके देखो कि कौन कौन सी विधियां जो हैं किसके लिए बेस्ट रहेंगी। ये 7 लाइनें जो हैं यहाँ अपने आप को चेक करो कि प्राथमिक स्तर पे कौन सी विधि है, उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सी विधि है, ज्यामितीय आकृतियों की रचना सिखानी है तो कौन सी विधि है, ज्यामितीय आकृतियों का आयतन सिखाना है तो कौन सी विधि है, बीजगणित या का शिक्षण कराना है तो कौन सी है, सबसे खर्चीली कौन सी है, और नवीन समस्या को खुद हल करना है तो कौन सी विधि है। तो ये 7 जो डॉट है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट जो है वो अपने आप फिल करके देखो भाई समझ आया कि नहीं आया। तो गणित प्राथमिक स्तर की बात करें तो कौन सी विधि है? खेल विधि। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो निगमन, ज्यामितीय आकृतियों की रचनाओं की बात करें तो विश्लेषण, ज्यामितीय आकृतियों के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो निगमन, बीजगणित की बात करें तो सूत्रीकरण, सर्वाधिक खर्चीली विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट, और नवीन समस्या को स्वयं हल करने के लिए जो प्रेरित करती है तो वो कौन सी विधि है? आगमन विधि। और गणित शिक्षण जो है वो किन का सार है? आगमन और निगमन विधियों का सार है। यदि डायरेक्ट पर्सन, सिंपल पर्सन पूछा तो ये सीधी सीधी लाइनों में अपने को ध्यान रखना है भी प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बढ़िया कौन सी है, ज्यामितीय आकृतियों की रचना पढ़ानी है तो कौन सी विधि बढ़िया रहेगी, और ज्यामितीय आकृतियों का आयतन पढ़ाना है तो कौन सी है, बीजगणित पढ़ाए तो कौन सी है, सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है। तो इस तरह से अपने को क्या ध्यान रखना है, पहले इसमें क्लियर करने। उसके बाद में जैसे गणित शिक्षण जो है वो 2 विधियों का सार है, एक तो है आगमन और दूसरी जो है वो है निगमन। अब जैसे पहले वीडियो में तो अपने क्या देखा था, टॉपिक करवाया था तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति है वो 2 तरह की होती है, आगमन तर्क शक्ति और निगमन तर्क शक्ति। वो सेम बात वहाँ आपने क्लियर की थी कि इन 4 जो शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। अब 4 कौन कौन से हैं यहाँ? एक तो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और उदाहरणों से नियम की ओर। अब देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरणों से नियम की ओर, यानी निगमन विधि जो है वो इसका क्या करना है, अपने को उल्टा करना है। अब आगमन विधि में क्या होता है कि जैसे छात्र जो है वो स्वयं
किसी समस्या को उदाहरणों से हल करके निष्कर्ष निकालता है। और उसके बाद में अध्यापक जो है उसकी निष्कर्षों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं कि हाँ, जो उसने समस्या को उदाहरणों से सॉल्व किए, जो निष्कर्ष निकाले हैं, वो निष्कर्ष जो है वो क्या है, उसके सत्य हैं। तो इस तरह से वो छात्र जो है किसी समस्या को उदाहरणों से हल करके, यानी हल करेगा तो ये कैसे करेगा, करके सीखेगा, यानी ये करके सीखना पर आधारित है। करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है, तो करके सीखने पर आधारित है। इसका मतलब ये कौन सी विधि है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने करके सीखते हैं तो वो अपने क्या रहते हैं, बहुत ही ईजी वे में अपने को फील होता है कि वो एक साइकोलॉजिकल मेथड है। जब भी अपने करेंगे लर्निंग बाय डूइंग तो वो क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। अब देखो, जब करके सीखेगा तो जो ज्ञान जो उसे प्राप्त ज्ञान जो है वो क्या होएगा, स्थायी ज्ञान होएगा। किस चीज़ का रहेगा, वो जो ज्ञान होगा वो स्थायी रहेगा। चाहे अपने ये कहते हैं कि रट्टा मारने या रट्टा करने की आवश्यकता नहीं रहती, रट्टा करने की आवश्यकता जो है वो नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद नहीं तो वो उस चीज़ को क्या किए, प्राप्त किए। उसके बाद में यदि अपने ये कहें कि देखो, आगमन विधि में करके सीखता है, मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी रहता है, रट्टा करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसके बाद में यदि अपने ये कहते हैं कि इस विधि में क्या रहता है कि समय जो है वो अधिक लगता है, समय जो वो क्या लगता है, अधिक लगता है। अभी एक सिंपल सी बात जैसे सिखानी है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सिखाना है। तो बच्चा क्या करेगा, पहले तो खुद ऐसे त्रिभुज बनाएगा 4-5, फिर उनको मेजरमेंट करेगा भी कितने कितने के हैं, फिर सबका टोटल यदि 180 डिग्री आता है तो फिर वो कहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो वो 180 डिग्री। तो बहुत सा टाइम यहाँ वो क्या करेगा, वेस्ट करेगा। तो समय क्या लगता है, इसमें अधिक लगता है। चाहे अपने ये कहते हैं कि समय जब अधिक लगता है तो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। और चाहे अपने ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा क्या, यहाँ पर पूरा ही नहीं होएगा तो दोहरान का जो स्थान जो है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। रिवीजन का तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि पाठ्यक्रम को समय से पूरा ही नहीं होता, क्योंकि एक लाइन समझाने के लिए अपने एक पीरियड जो है वो लगता है। चाहे अपने ये कह दें कि ये विधि जो है केवल छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, और छोटी कक्षाओं में अपने ऐसे है भी उनको उदाहरणों पे वो वर्क करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आगमन में क्या होता है, जो कम अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं, कम अधिगम स्तर वाले बच्चे जो हैं वहाँ वो खुद वर्क नहीं कर पाते, वो कहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो जो कम अधिगम वाले बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें और पिछड़ जाते हैं, और यदि कर भी लेते हैं तो कुछ गलत निष्कर्ष निकाल के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आगमन विधि क्या है, इस पे वर्क करती है। अब निगमन जो है वो क्या है, उल्टी है। अब अपने को इसका विलोम करना आना चाहिए। जैसे विशिष्ट से सामान्य, तो निगमन क्या होएगा, सामान्य से विशिष्ट। ऐसे ही सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, नियमों से उदाहरण। अब जब नियमों से उदाहरण करवाएंगे तो ये जो निगमन विधि क्या करेगी कि समय से पूर्व पाठ्यक्रम जो है वो क्या कर देती है, पूर्ण हो जाता है। जैसे बोर्ड की क्लासों की बात करें तो दिसंबर में क्या हो जाता है, जो अपना सिलेबस है वो पूरा करवा देते हैं, फिर अपने क्या करवाते हैं, उनको रिवीजन करवाते हैं। तो इस विधि से क्या हो सकता है, रिवीजन जो है वो करवाया जा सकता है। निगमन में क्या रहता है कि रटने की प्रवृत्ति रहती है, कि नियम जो है वो अपने को याद करने पड़ेंगे,
अध्यापक पहले ही कह देता है भी ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। तो रटने की प्रवृत्ति को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। अब रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा तो डर का वातावरण जो है वो क्लास में बना रहता है। चाहे अपने पेपर देने जाते हैं तो भी डर रहता है कि कहीं फॉर्मूला स्लिप नहीं हो जाए, कहीं वो बेलन का आयतन पूछे और अपने कहीं वक्र पृष्ठ वाला लगाए तो वो सारा का सारा क्या कर देगा, फिर क्वेश्चन जो वो अपना गलत कर देगा। तो उस तरह से डर जो है वो हमेशा बना रहता है, किसमें, निगमन में। और जो प्राप्त ज्ञान जो होता है, प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता। चाहे अपने ये कह दें कि जो प्राप्त ज्ञान है उसको भूलने का डर लगा रहता है, भूलने का डर लगा रहता है, यानी कहीं भूल नहीं जाए। कई दिन अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले जो वो स्लिप हो जाएंगे। तो प्राप्त ज्ञान जो वो स्थायी नहीं रहता, भूलने का क्या लगा रहता है, डर लगा रहता है। और निगमन विधि जो है वो किन के लिए बेस्ट रहती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। अब देखो ये जो दोनों विधियां हैं, आगमन और निगमन, ये गणित का सार है। इन दोनों से ही अपने गणित जो है वो मुख्यतः अपने पूरी करते हैं। तो आगमन और निगमन, आगमन का मतलब है उदाहरणों से नियम, और ये निगमन जो है वो नियमों से, यानी इसके विपरीत है। अब देखो पाठ्य पुस्तक निर्माण की बात करें, अपने किताब पुस्तक की बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में। अब पाठ्य पुस्तक में किसी भी चैप्टर से पहले क्या दिए होते हैं, उदाहरण दिए होते हैं। उदाहरण के बाद में क्या है, वो चैप्टर जो है वो शुरुआत किया होता है। इसका मतलब उदाहरण है यानी पहले कौन सी विधि है, आगमन विधि है। फिर उसके बाद में चैप्टर पर क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं तो वो क्या है, निगमन है, क्योंकि यहाँ नियम बन जाएगा उदाहरणों से, फिर वो वापस नियमों से क्या करवाएगा, बाद में उदाहरण फिर करवाएगा। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में कौन सी विधियों को संग्रहित किया जाता है, कौन सी विधियों पर आधारित किया जाता है, तो आगमन और निगमन पर अपने पाठ्य पुस्तक की क्या करते हैं, रचना करते हैं। अब देखो यदि एक सफल अध्यापक की बात करें, एक आप सफल अध्यापक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपको कौन सी विधि यूज करनी चाहिए, आगमन विधि यानी उदाहरण, और फिर उसके बाद में क्या है, निगमन, फिर नियम तक जाना चाहिए। अब आगमन का मीन देखो, यहाँ विशिष्ट से सामान्य भी है, स्थूल से सूक्ष्म भी है, ज्ञात से अज्ञात भी है, उदाहरणों से नियम भी है, चाहे अपने ये कह दें मूर्त से अमूर्त की ओर भी है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, चाहे अपने ये कह दें कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ या अप्रत्यक्ष की तरफ, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ। तो इस तरह से जैसे अभी कोई भी लेसन प्लान है तो अपने मूलतः वो लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं अपने प्रस्तावना से, है ना, मेन यही पार्ट पहला है। अब प्रस्तावना में क्या हो जाता है कि पहला जो प्रश्न पूछते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, पूर्व ज्ञान पे, किस पे डिपेंड होते हैं, पूर्व ज्ञान पे। अब उस पूर्व ज्ञान का मतलब जो उस टॉपिक से उसको लिंक करना, लिंक करेंगे कब, जब आगमन से हो गया, यानी वो पूर्व ज्ञान से है, मूर्त से है। उसके बाद में अपने उसको क्या ले जाते हैं समस्यात्मक पर, फिर उस पर्सन को जो है, जो चैप्टर को है, जो आगे किस विधि से पढ़ाना है तो उस विधि से करते हैं। तो इस तरह से गणित जो है वो किन का सार है, आगमन और निगमन का, यानी आगमन का विपरीत जो है वो है निगमन। अब अपने को करना क्या है, देखो इन दोनों में से एक को याद करना है। जैसे आगमन विधि याद कर ली तो ये इसका अपोजिट है, वो करना आना चाहिए। अब उसके बाद में प्रश्न क्या है, जैसे अपने यूनिट जो है 6 यूनिट है मैथ की, तो आप टॉपिक वार उन टॉपिक को लिखो। जैसे अपने लेवल 1 की बात करते हैं, पहले लेवल 1, और पहली यूनिट में 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं हैं, 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं। अब यदि अपने 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं हैं, उसमें अपने लिखवाएंगे कि अंकों में लिखना, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना। तो उसको क्या करें, अंकों में लिखवाएंगे तो कोई ऐसे थोड़ी है भी 1 बता दिया भाई 9 इसको लिखो, तो लो भी अंकों में लिखना खत्म हो गया। तो अंकों में लिखना मतलब उदाहरणों से उसको क्या करवाएंगे, अपने प्रैक्टिस करवाएंगे, और लास्ट में उसको ले जाके ऐसे कहेंगे भी सैकड़ा आ जाए तो 1 डिजिट में लिखना होता है, इकाई दहाई इकट्ठे लिखने होते हैं, 1000 और 10,000 ये यूनिट में होते हैं। इस तरह से उसको क्या सिखाएंगे, नियम सिखाएंगे। तो 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं हैं तो पहले उदाहरणों से नियम की तरफ ले जाएंगे कि ये देखो बेटा, इसको इकाई दहाई को इकट्ठा लिखते हैं,
सैकड़ा वाले में एक ही लिखा जाता है, फिर हजार, और फिर नियम उनको क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इस तरह से जितने भी अपने सिलेबस के जो टॉपिक हैं उन सबको आप पहले करके देखो कि कौन सी विधि से पढ़ाएं कि ज़्यादा बढ़िया रहे। तो आगमन से पढ़ाएं कि निगमन से पढ़ाएं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है अपने पास, आगमन और निगमन। तो इस तरह से अपने पूरे चैप्टर को देखो, पूरे सिलेबस को देखो भी कौन सी विधि से कौन सा लेसन पढ़ाएं कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेपर वाले दिन अपने को किसी एक प्रकरण को ही पढ़ाना है। किस विधि से पढ़ाना है वो अपने को चूज करना है कि कौन सी विधि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी कि वो अधिगम कर सके। तो इस वीडियो में अपने दो ही विधियों को ध्यान से पढ़ने, आगमन विधि और निगमन विधि। थैंक यू।